क्या मिल रहा है कि लास्ट डिकेड्स जो होगा मतलब कुछ सालों से 18th सेंचुरी के अंदर की बात हो रही है, पुराना ही टाइम हो रहा है, 18th सेंचुरी की बात हो रही है। तो क्या हुआ है कि बंगाल में इंडिगो खेती काफी अधिक बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, बंगाल जो प्रोविंस है उसके अंदर इंडिगो खेती काफी अधिक होना शुरू होगी। ठीक, समझ रहे हो बात मेरी? कहाँ पे खेती हो रही है बहुत अधिक अमाउंट में? चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, कहाँ पे सबसे अधिक खेती हो रही है? रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी का भी। बंगाल, ठीक है, बंगाल की बात हो रही है। और बंगाल में ये इंडिगो का जो कल्टीवेशन है वो बहुत तेजी से एक्सपैंड करने लगा। इतना अधिक एक्सपैंड कर गया कि बंगाल जो होगा वो डोमिनेट करने लगा। मतलब कि मुख्य रूप से बंगाल एक एरिया ऐसा हो गया जहां से प्लांटेशन एग्रीकल्चर वहां पे खूब अधिक हो रहा है और खूब अधिक इंडिगो वहां से आप निकाल रहे हो, वहां पे उपजा रहे हो वहां पे। ठीक है, तो 1788 बता रहा है कि जितना भी चीज ब्रिटेन खरीदता था, जितना इंडिगो खरीदता था, उसका 30% समझ सकते हो, 30% इंडिगो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आता था? वो आता था कहाँ से? बंगाल से या इंडिया से आपकी बात कर रहे हैं, ठीक ना। और फिर बाद में जो होगा आगे बढ़ते हुए कि 1810 में इसका जो परसेंटेज था वो बढ़ गया और वो इंडिया से 95% इंडिगो जो खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, 1788 में सिर्फ 30% आया था, लेकिन क्या हुआ था कि 1810 में वो टोटली इंडिया पे डिपेंडेंट हो गया और उसने क्या किया कि इंडिया से ही सारा का सारा इंडिया खरीदना शुरू कर दिया। और रिजल्ट ये हुआ कि 1810 में इंडिया से जो ब्रिटेन की जितनी खपत हुई थी उसका 95% इंडिगो सिर्फ और सिर्फ इंडिया जा रहा था। ठीक है, अब इंडिगो खेती बढ़ेगी तो क्या बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बात समझ रहे हो तुम लोग? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, एक मिनट। समझो, वॉइस मेरा स्लो आ रहा है कौशिक को, वॉइस क्या स्लो आ रही है क्या आप लोग को? यस सर, थोड़ी सी स्लो आ रही है। थोड़ी स्लो आ रही है? यस सर, सर थोड़ी यस सर, यस सर। कभी कभी, अच्छा ठीक है। यस सर। अब चलिए, अब आ रही ठीक? अभी ठीक आ रही है कि अभी भी स्लो आ रही है? सर आ सर रही ठीक आ रही है। सर आ रही है। सर ठीक आ रही है। तो अब समझिएगा आगे। अब ये बताओ कि जब इंडिगो की खेती हो रही है भारत में, तो भारत का कारोबार कारोबार ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यही क्वेश्चन लास्ट हम लोग का। इंडिगो खेती बढ़ेगी और इंडिगो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिगो का, वो प्रोड्यूस करके इंडिगो कहाँ भेजा जा रहा है? इंडिया का जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिगो का, वो प्रोड्यूस करके कहाँ भेजा जा रहा है? ब्रिटेन। ठीक है, कुछ लोग ना अभी इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, रोहित और आशीष म्यूट करो। चलो मैं ही सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रिटेन में जाता था। ठीक है, अब ब्रिटेन में जब जाएगा ना तो बीच में काफी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कोई पैकिंग करवाएगा, कोई खरीद कर लाएगा, कोई उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फिर वहां पे जो कुछ किया जाएगा। ठीक है, और इंडिगो की डिमांड ब्रिटेन में काफी अधिक थी, तो इंडिगो का जो प्राइस होता है वो हाइक करने लगा, बढ़ने लगा, इंडिगो का प्राइस बढ़ने लगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ पे आए थे ना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, वो क्या किए कि इंडिगो में पैसा दिखने लगा उनको कि यहाँ से उनको अधिक से अधिक अमाउंट में पैसे आ सकते हैं। इंडिगो में उनको पैसा दिखने लगा और उस पैसे के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि वो लोग अपना काम छोड़कर मतलब क्या,
कि जो काम के लिए ब्रिटेन ने उनको भेजा था वो काम बंद कर दिया उन्होंने, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि भारत में इंडिगो की खेती करवाना शुरू कर दिए। ठीक है, वो पैसा लगाना शुरू कर दिया इंडिगो के बगान में। ठीक, अब वो क्या करते कि वो अपना जॉब छोड़ते, जॉब छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो सिर्फ इंडिगो खेती करवाना, ट्रांसपोर्टेशन में अपना एक बिजनेस सेटअप करना शुरू कर दिए। और इतना अधिक इंडिगो जो होगा फेमस हो गया कि ब्रिटेन से, स्कॉटलैंड से, ये सभी जगह से लोग यहाँ पे आते थे, और आने के बाद क्या गए वो इंडिगो के बागान को खरीद लेते, बाग खरीद लेते, और वो यहाँ पे इसी जगह पे इंडिया के अंदर ही अपने लोगों को रखते, और रखने के बाद इंडियन से ही खेती करवाते, और खेती करने के बाद जो आउटपुट होगा वो अपने ही कंट्री में भेज देते, ताकि उसमें से जो मोटिव था ना, प्रॉफिट काफी मोटा होता था, प्रॉफिट काफी अधिक होगा। तो इस प्रॉफिट को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि इंडिगो खेती को बढ़ाना शुरू कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है, तो जिसके पास पैसे भी नहीं थे वो भी लोन लेते थे, और लोन लेने के बाद जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद इंडिगो का प्लांटेशन करवाना शुरू कर देंगे। इज इट क्लियर? बात आई सबको समझ में? चलिए, अब आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, ठीक ना? ये फिगर जो होगा ये स्लेव रिवॉल्ट का है, सेंट डोमिंगो में अगस्त 1791 का फिगर दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। ये देखिए फिगर जो होगा ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है, सेंट डोमिंगो की बात है, जो कि करेबियन आइलैंड है। अब करेबियन आइलैंड में जो फ्रेंच थे, हम पढ़े हैं ना कि फ्रांस वाले लोग यहाँ पे जबरदस्ती जो होगा वो क्या करते हैं, इंडिगो खेती करवा देते स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में वो क्या करवाएंगे कि यहाँ पे खेती करवाएंगे, इंडिगो के एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था ये सेंट डोमिंगो, और यहाँ पे अफ्रीकन स्लेव्स होंगे, अफ्रीका के अंदर है ये सेंट डोमिंगो, करेबियन आइलैंड है, तो यहाँ पे अफ्रीकन स्लेव्स रखे थे, स्लेव समझते ना, गुलाम, ठीक ना? वो लोग क्या करेंगे, इनसे उन्हीं लोग से खेती करवाएंगे और इंडिगो का प्रोडक्शन करवाएंगे, प्रोडक्शन करने के बाद अपने कंट्री में ले जाएंगे, बेचेंगे। ठीक है, तो 1791 में क्या होता है कि वो जो स्लेव्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया 1791 में, जो कि प्लांटेशन अफ्रीकन स्लेव्स थे वो क्या करते हैं, वो रिवोल्ट करना शुरू करते हैं प्लांटेशन में। ठीक है, और उन्होंने रिवोल्ट करने के बाद क्या हुआ कि पूरे के पूरे जो प्लांटेशन जगह था उसको उन्होंने जला दिया, और जलाने के बाद जो भी प्लांटर्स थे उस प्लांटर्स को उन्होंने मार दिया, जो भी लोग खेती कराते थे उनसे प्लांटेशन कराते थे ना, उसको उन्होंने मार दिया। रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस को मजबूरी में इस डर से उसको 1792 में स्लेवरी जो थी, गुलामी जो थी, उस प्रथा को खत्म करना पड़ा। ठीक, पूर्णिमा का क्वेश्चन है कि सर इंडिगो का एक्सपोर्ट करने से इंडिया को प्रॉफिट हुआ था? देखो कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होता था, हाँ स्टार्टिंग में तो जरूर उनको प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ, क्योंकि उनके सामान बिक जाते थे, लेकिन इंडिगो एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा था ना, एक तरह का एक ऐसा क्रॉप था जो कि क्या करेगा, फर्टिलिटी लूज करवा देगा। तो जहां पे आप खेती करके खूब अधिक पैसा कमा रहे हो, उसके बाद फिर क्या होगा कि अगले कुछ सालों के बाद आपका जमीन ऐसा भी नहीं रहेगा कि वहां पे कोई नॉर्मल काम भी आप कर सको। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए ये जो होगा एक बहुत ही घाटे का सौदा था, फायदे का सौदा नहीं था ये। ठीक ना, समझ में आई बात? अभी तक कुछ नोट नहीं करना है आप लोग को, बस कहानी समझना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ना कि इंडिगो कल्टीवेट कैसे करता था। तो इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए दो सिस्टम होते थे, एक तो हम लोग बोलते थे नीज, और एक तो हम लोग बोलते थे रायती। ठीक ना, दो मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, एक का नाम था नीज और दूसरे का नाम था रॉयती। ठीक है, अब नीज में क्या होता है, नीज मतलब होता है अपना, निजी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में क्या होगा कि जो नीज खेती मतलब निजी समझ रहे हो ना, अपने जमीन पे करना है, तो आपका अपना जमीन है उस पे आप इंडिगो खेती करो, या फिर क्या करो कि आप जमीन रेंट पर ले लो, उसमें आप खेती करवा करो, या फिर आप हो सकता है कि जमींदार से आप ले लो, ठीक है, या खुद खुद खरीद लो। तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि आपके पास अपना जमीन हो गया, उसके ऊपर अगर आप खेती करवाते हो तो उसको हम बोलेंगे नीज। ठीक ना, तो जरा आप लोग ये नोट कर लीजिए कि
देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, नीज एंड रायती। ये जरा पॉइंट नोट करो, फिर हम लोग नीज को जो होगा वो डील करते हैं। यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो कि नीज कल्टीवेशन में क्या होता है कि द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। ठीक है ना, यहाँ पे आप इतना नोट कर लीजिएगा। डन। देखो चैप्टर बहुत छोटा है, हम लोग का बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। देखो नीज समझ में आ गया है, नीज क्या होता है? निजी जमीन पे जो कर रहे हो वही नीज खेती है। ठीक है, रैयत वाली व्यवस्था आप लोग को याद है ना, रैयत वाली व्यवस्था, तो वो रैयत वाली व्यवस्था में रायत कहा जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या थी नीज कल्टीवेशन के लिए। देखिए एक चीज समझिएगा कि नील की खेती और जो राइस की खेती है दोनों एक साथ होती है, मतलब एक ही टाइम पे। दोनों दोनों खरीफ फसलें पढ़ते हो तुम लोग ना, रबी और खरीफ फसल, तो दोनों को दोनों खरीफ फसलें हैं, बरसात के सीजन में दोनों उगेंगी। यानी कि एक टाइम पे जहाँ पे लोग राइस कर रहा है तो वो उस समय अगर उसको नील की खेती करनी होगी तो उसको राइस करना छोड़ना पड़ेगा, राइस की खेती वो नहीं कर सकता है। ठीक बात आ रही समझ में? और दूसरी फर्टिलिटी के मामले में उतना ही फर्टाइल जमीन चाहिए जितना कि राइस के लिए फर्टिलिटी चाहिए। दोनों के लिए इक्वल फर्टिलिटी हमें चाहिए। ठीक है, राइस के लिए भी जितना फर्टिलिटी चाहिए उतना ही फर्टिलिटी चाहिए आपको नील के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिगो आप कहीं भी किसी भी जमीन पे उगा सकते हो, उसी जगह पे जमीन पे उगाना होगा जहाँ जो कि बहुत अधिक फर्टाइल होगा। और जो जब बहुत ज्यादा फर्टाइल है वहां पे लोग इंडिगो खेती नहीं करना चाहेंगे, वहां पे वो कल्टीवेट करना चाहेंगे फूड क्रॉप्स। ठीक ना, और फूड क्रॉप्स में मेनली उस समय जो प्रोडक्शन होता है वो होता है राइस का। तो यही मेन प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। अब क्या हुआ कि प्लांटर जो होगा, प्लांटर्स को अपना एरिया एक्सपेंड करना है नीज कल्टीवेशन के लिए, अधिक से अधिक खेती करवाना है। और इंडिगो जो होगा कल्टीवेट कहाँ कर सकता है, तो हमेशा एक फर्टाइल लैंड पे ही कल्टीवेट कर सकता है इंडिगो। ठीक है, और उसके आसपास के एरिया जहाँ पे फर्टाइल लैंड है उसके आसपास के एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत अधिक लोग रह रहे हैं, और इस कारण से वहां पे जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ओनली स्मॉल और स्कैटर्ड प्लॉट वहां पे मिलेंगे। ठीक ना, लेकिन वहीं पे प्लांटर्स को क्या चाहिए होगा, प्लांटर्स को चाहिए होगा एक लार्ज कॉम्पैक्ट ब्लॉक एवेन्यू प्लांटेशन। तो ऐसे में वो क्या किए कि वो पहले तो लीज पे लेना शुरू कर दिए फैक्ट्री के लिए, इंडिगो फैक्ट्री के लिए, और वहां के आसपास के जो पीजेंट्स होते हैं ना उनको हटाना शुरू कर दिए हैं। तो वो क्या किए, दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया। और पीजेंट्स को वहां से हटा दिए। और ये अगर ये हटाते हैं पीजेंट को तो क्या टेंशन क्रिएट होगा ना, टेंशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
ठीक है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने वाले जो है उनके बीच में और जो आपके पीजर्स हैं उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होगी। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं था कि उनको लेबर भी काफी अधिक मिल गए थे, लेबर बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ, अगर एक बहुत बड़ी खेती करे तो हमें बहुत अधिक आदमी चाहिए होंगे तुमको खेती करने के लिए। अगर तुम बहुत बड़ी खेती कर रहे हो तो तुमको बहुत अधिक आदमी चाहिए खेती करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो उस समय लेबर कहाँ बिजी होते थे, तो लेबर बिजी होते राइस कल्टीवेशन में। यहाँ देखिएगा लेबर कहाँ बिजी होते थे, वो राइस की कल्टीवेशन कर रहे होते, तो उस समय वो खेती करेंगे अपना, तो ऐसे में वो जाहिर सी बात है कि उनके खेतों पे काम करने आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। ठीक है, तो वो नहीं आते थे। ठीक, और ऐसे में एक और चीज की बढ़ती है कि अब अगर खेती करवानी है तो जो उनको चाहिए होगा, किसको, जो प्लांटर्स को चाहिए होगा, तो प्लांटर्स को एक लार्ज अमाउंट में प्लो, हल, हल चाहिए होगा, और चाहिए होंगे बैल, बैल समझे ना, ऑक्स। ठीक है, ये दोनों काफी अधिक अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, कंडीशन समझना, जो चीज चाहिए होगा वो मिल नहीं रहा है भाई। जमीन चाहिए हुआ था शशांक प्रांजल, देखो जमीन चाहिए हुआ, जमीन राइस वाले ले गए, क्योंकि राइस की खेती करनी है तो जमीन उनको मिल नहीं रहा है। वैसे में जमीन छीनने के लिए क्या किए, तो लीज पे लेना शुरू कर दिया और बाकी लोगों को भगाना शुरू कर दिया पीजेंट्स को वहां से, तो पीजेंट के साथ उनको टेंशन क्रिएट हो गया। ठीक, उनको चाहिए वर्कर, लेकिन एट द सेम टाइम जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स राइस की खेती में लगे हुए हैं, तो वर्कर्स भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगला प्रॉब्लम अब जो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, तो वहां पे उनको चाहिए होगा बुलॉक्स और प्लॉस, यहाँ पे ये चाहिए होगा, बुलॉक्स भी चाहिए होगा, प्लॉस भी चाहिए होगा, हल भी और बैल भी। लेकिन जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर 1 बीघा इंडिगो खेती करनी होगी तुमको कम से कम 2 हल चाहिए होंगे। 1 बीघा खेती के लिए कम से कम 2 हल हल आपको चाहिए होगा, 2 प्लॉट चाहिए होगा। यानी कि अगर आपको 1,000 बीघा कर रहे हो तो 2,000 बीघा चाहिए होगा, 2,000 प्लॉट चाहिए होगा, हल चाहिए होगा। अब तुम इतना हल खरीद के रखो, ठीक है, इतना हल तुम खरीद के रखो तभी तुम्हारी खेती हो सकती है। तो खरीदना तो इजी था उन लोगों के लिए, खरीद लेंगे, लेकिन फिर उस हल को मेंटेन करना जो होगा, उसको रखना, रख रखाव, ये इजी नहीं था। अब एक बार हल खरीद लेंगे तो ऐसा नहीं था कि वो हल हल हर एक साल यूज में आ जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। रखेंगे कहाँ उसको, बाहर ही कहीं फेंका ना फेंके रखा रहेगा, तो थ्रो आउट करके रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, दूसरा चीज ये हुआ कि अगर वो चाहते थे कि किसी और किसान से वो हल ले ले, आसपास के किसान से, तो वो किसान हल देने वाला नहीं है। क्यों हल नहीं देगा? दूसरा किसान हल क्यों नहीं देगा, ये बताओ जरा। सोच के बताइएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कहाँ पे बिजी हैं, क्योंकि अपने राइस फार्मिंग में बिजी हैं। ठीक ना, तो जो राइस फार्मिंग बिजी है वो अपना हल बिल्कुल भी इसको देने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, अपना ब्लॉक्स भी नहीं देगा, तो ये इनको आपको अपना खरीदना पड़ेगा, और इतना अधिक अमाउंट पे खरीदने की आपके पास पैसा नहीं है, या आप अगर खरीदते हो तो उसको आप रख नहीं सकते हो, खरीद के करोगे क्या? तो रिजल्ट ये हुआ कि नीज कल्टीवेशन जो होगा बहुत अधिक फेमस नहीं हुआ। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी तक प्लांटर जो होंगे वो रिलेक्टेंट थे नीज कल्टीवेशन, मतलब उसका विरोध करते थे, क्योंकि उनको जो होगा लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर द सिस्टम। पूरा का पूरा जितने सिस्टम में जितना इंडिगो उगता था बहुत सारी जमीन पे, उसका सिर्फ 25% जो होगा वो उगाया था नीच कल्टीवेशन के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा जो दूसरा मेथड बना नीच के अलावा, वो कौन सा मेथड था जिसमें इंडिगो कल्टीवेशन हो सकता था? दूसरा मेथड कौन सा हुआ? रायती। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रायती। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कुछ नोट डाउन कर लो, मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, अपने मन से थोड़ा सा उसको नोट्स बना लीजिएगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे रायत वारी, यानी कि रायती कल्टीवेशन के ऊपर। यहाँ से आपको नोट डाउन करना है। द प्रॉब्लम्स विथ नीच कल्टीवेशन कर लीजिएगा।
नोट कर चुके हैं आप लोग? थोड़ा और नीचे नोट करना है, थोड़ा बहुत। डन। ओके, चलिए अब नीज के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, नीज के बारे में समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बॉक्स मटेरियल जरा पढ़ लेते हैं। जो बॉक्स में दिया गया ना उस मटेरियल को पढ़ लिया, सभी तरफ के बॉक्स मटेरियल को। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फिगर तो मैंने आपको सभी बताया है, ठीक है, फिगर सभी देख चुके हो आप लोग। चलिए ये फिगर देख चुके थे आप लोग। देखो यहाँ पे एक दिया गया है कोलब्रुक, एक नाम है, सोर्स वन जरा देखिएगा, सोर्स वन, कोलब्रुक ऑन बंगाल राइट्स। ठीक है, बंगाल के रैयत के बारे में है, बंगाल रैयत के बारे में कोलब्रुक क्या कहते हैं। ठीक है, कोलब्रुक कौन थे? तो कोलब्रुक एक, पहले तो यहाँ पे इस हिसाब से एक राइटर हुए जो कि लिखते हैं, अपने एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक ना। तो ये अपना स्टेटमेंट देते हैं बंगाल रायत के लिए, कि ये बताते हैं कि बंगाल में जो रायत होते हैं, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन मेनी विलेजेस ऑफ बंगाल सम ऑफ द पावरफुल रायत डिड नॉट कल्टिवेट। ये जो होंगे रायत जो होंगे वो खुद कल्टिवेट नहीं करते, बट इंस्टीड गिव आउट देयर लैंड्स टू अदर। ये जो रायत वाले हम लोग पढ़ने वाले उसमें वो क्या करते थे, वो जमीन किसी और को दे देते थे, ठीक है, और वो लेते थे वो बहुत हाई रेंट पे, जिसको वो देते थे वो बहुत ही हाई रेंट पे उनको देंगे। ठीक है, तो 1806 में वही जो एसटी कोलब्रुक है ये एक्सप्लेन करते हैं, कोलब्रुक एक तरह के एडमिनिस्ट्रेटर थे जो एक्सप्लेन करते हैं कि टेनेंट की स्थिति क्या थी, टेनेंट की स्थिति क्या थी, टेनेंट का पोजीशन क्या था। तो इन्होंने कहा कि द अंडर टेनेंट्स, क्या हो गया, अंडर टेनेंट्स यानी कि जो लोग लेते थे जमीन को, ठीक है, वो डिप्रेस थे क्योंकि उनको एक्सेसिव रेंट देना पड़ता था, ठीक है, और उनको बहुत ही अधिक अमाउंट में जो होगा वो कर्ज देना पड़ता था, बहुत अधिक पैसे उनको देना पड़ता था, ठीक है, पैसे तो उनके अधिक आते नहीं थे। ठीक, अब ऐसे टाइम पे उनके पास वो काम खूब करेंगे, दिन भर काम करेंगे, वो दिन भर काम करेंगे, अपना अपना वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने सारे के सारे जानवर लगा दे रहे हैं, कैटल्स लगा दे रहे हैं भाई, ठीक है, मतलब कि जो भी बैल वगैरह है उसको लगा दे रहे हैं, सब कुछ काम कर, दिन भर काम कर रहे हैं, और फिर भी क्या होता है कि उनको इतना अधिक पेमेंट नहीं आ पा रहा है कि जिस रेंट पे उन्होंने जमीन लिया है उस रेंट को भी वो पूरा कर सके।
समझ में आ रही बात? जिस रेंट पे उन्होंने जमीन लिया है उस रेंट को पूरा कर सके उतना पैसा भी नहीं आ सकता है। तो ऐसे बताओ क्या कोई आदमी खुश हो सकता है? क्या खुश होगा कभी भी आदमी? नहीं ना। तो वो पूरा दिन भर काम करेंगे, हमेशा काम करते रहेंगे, अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट लगा देंगे, लेकिन इतना भी वो काम नहीं कर पाते थे, इतना भी उनके पास पैसा नहीं था कि वो अपने कर्ज दे सके जितने जिसपे उसने ऋण लिया है। और प्लस ये क्या कर सकते हैं कि वो अपने जीवन यापन के लिए भी अर्निंग जो होगा वो कर सके। तो ऐसे में एक होपलेस सिचुएशन हो गया था। तो यहाँ पे बस याद रखने वाला है कि ये जो डिस्कस किया है ये करने वाले हैं 1806 में एस.टी. कोलब्रुक। 1806 में किसने किया? तो एस.टी. कोलब्रुक ने किया इस पर डिस्कशन। ठीक है, क्लियर हुई बात? एस.टी. कोलब्रुक ने उस पर किया है। महल क्या था आप लोग क्लियर है? बॉक्स मटेरियल महल क्या था? महल जगह जगह जमीन जो था उस जमीन को उन्होंने घेर लिया था और उस जमीन को एक प्लॉट बनाकर उन्होंने उसको महल नाम डाल दिया था कि यहाँ से इतना हमको टैक्स लेना है। ठीक है, महल हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद थॉमस मुंडो जो थे वो कौन सा सिस्टम लेकर आए थे? थॉमस मुंडो कौन सा सिस्टम लेकर आए थे? थॉमस मुंडो रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक ना? ये लेकर आए थे ना थॉमस मुंडो। तो बॉक्स मटेरियल भी लगभग हम लोग का क्लियर हो चुका है। मुंडो सेटलमेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ में आई बात? प्लांटेशन क्या हुआ आपको पता है? और हम लोग एकदम लास्ट ऑफ इसका पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये जो फिगर है आपको बता रहा है कहाँ पे रिवोल्ट हुआ है। ये फिगर जो होगा फिगर 7 कहाँ का रिवोल्ट का बता रहा है? तो सेंट डोमिंगो अगस्त 1791 में, और ये फ्रेंच के विरुद्ध हुआ है, जिसके बाद फ्रेंच ने स्लेवरी सिस्टम को बंद कर दिया। समझ में आ रही बात ना? अब स्लेव कौन होते हैं? तो जिसका कोई और मालिक होगा उसको स्लेव बोलेंगे। उसके पास कोई फ्रीडम नहीं होगा, जैसा उसका मास्टर कहेगा वैसे उसको करना होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे स्लेव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? चलो अभी हम समझने के बाद थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये देखो ये आदमी क्या कर रहा है, बता सकते हो तुम लोग ये क्या कर रहा है? ये आदमी, ये पर्सन क्या कर रहे हैं? ये हार्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ये कटाई कर रहे हैं। किसकी? तो इंडिगो की कटाई कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, इंडिगो कटाई कर रहे हैं। अब कटाई करने के बाद यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है इस जगह पे, इस जगह पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये सेकंड फिगर, फिगर नंबर 9, नहीं फ्लो नहीं किया जा रहा है। फिगर नंबर 9 में इनको लोड किया जा रहा है। कहाँ पे लेकर जाना है? तो जहाँ पे नील बनेगा ना बाबू, जहाँ पे नील की बनेगा, हाँ फील्ड से लेकर आना है फैक्ट्री पे। तो यहाँ पे पैक किया जाएगा, उसको लेकर आया जाएगा फैक्ट्री में। ठीक है, यहाँ से पैक किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट में वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट करने के बाद यहाँ पे फैक्ट्री में लाया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडिगो प्रोड्यूस कैसे होता है उसको देखो। यहाँ पे तुमको कई सारे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? ये बॉक्सेस जो दिख रहे हैं इसको वैट बोलते थे। यहाँ पे देखिएगा वैट, गड्ढा जो होगा, पीट जो होगा, ये वैट कहलाता था। यहाँ पे देखो एक बीटर वैट है, एक फर्मेंटिंग वैट है। फर्मेंट मतलब होता है सुनना, बीटर मतलब जो बीटर जो होगा वो क्या करें, बीटर वैट हम समझाते हैं आपको क्या होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज समझिए। सबसे पहले कटाई होगी, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद कहाँ पर लाया जाएगा? तो फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में कहाँ पे? तो फर्मेंटिंग वेट के अंदर, सबसे पहली बात। क्लियर है यहाँ तक? ये फिगर से अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लेडीज हैं इनका यूज किया जाएगा कि जो भी चीज फैक्ट्री के अंदर आ गया है ना, ये वीमेन्स उसको कहाँ तक? वैट तक लेकर जाएंगी। महिलाएं ढोकर उसको ट्रांसपोर्ट करके वैट के पास लेकर जाएंगी। वैट एक डब्बा होता था, गड्ढा होता था, ठीक ना? क्लियर है? ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम से कम 3 या 4 वैट होंगे डाई बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, 3 से 4 वैट होंगे, तो लिखना कुछ नहीं है। और सभी वैट का, सभी गड्ढों का ना एक अपना अपना जो होगा, होदा बोलते थे इसको हिंदी में, सभी का अपना अपना काम है। सबसे पहले वैट में क्या किया जाएगा कि जो भी लीफ होंगे, पत्ते होंगे, उसको तोड़ दिया जाएगा, पानी में डाल दिया जाएगा, वो उबलेंगे। और उबलने के बाद जो होगा वो लंबे समय तक उसको 2-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे उसको उबाला जाएगा। ठीक, ये पूर्णिमा ऐसा कुछ नहीं, कंडीशंस वीमेंस को वहां पे वर्क रखा जाता है इसलिए।
वाई ओनली वीमेन का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ वीमेन्स वहाँ पे काम करती थी ना, इसलिए उनको वहाँ पे रखा था। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वीमेन्स लेकर आएंगे, लेकिन मैक्सिमम वर्कर्स वीमेन होती थी, इसलिए वीमेन्स दिखाया था। ठीक ना, कंडीशन नहीं है कि वीमेन से लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब जब गर्म हो जाएगा, जब गर्म हो जाएगा और जब सड़ जाएगा, मतलब जब फर्मेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, नहीं लिखना नहीं है अमृत, कुछ भी नहीं लिखना है, समझना है, कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, तो अब देखना है क्या कि जब वो स्ट्रिप्ट ऑफ हो जाएंगे, जब पत्तों के सारे कलर गिर जाएंगे उस वार्म वैट में, तो उसके बाद क्या होगा कि फिर उसमें से पत्ते छान लिए जाएंगे, और जो लिक्विड होगा उसको, लिक्विड को किसी दूसरे वैट में जो होगा वो डाल दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो नाउ द रॉटन लीव्स वर टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन्ड इनटू अनदर वैट दैट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वैट। तो हम उसका पानी निकाल कर दूसरे में डाल देंगे। ये समझ में आ रही बात? ठीक है, अब उसके बाद क्या किए कि फिर जो होगा सेकेंड वैट में जब उसका काम हो गया, तो फिर सोल्यूशन जो होगा, उस सोल्यूशन के अंदर एक आदमी तुमको दिख रहा होगा, ये आदमी दिख रहा है ना, ये आदमी तुमको दिख रहा है, ये आदमी जो होगा उस नील में रहेगा जिस दूसरे में हौदे में हमने डाला है, जिस दूसरे वैट में हमने डाला है, और इसके हाथ में तुमको एक पैडल दिखेगा। रुको दिखाते हैं। इसके हाथ में एक पैडल दिख रहा है ना, ये जो ऐसे नाव वाले नाव खेलने के लिए यूज करते हैं ना, वैसा ही पैडल दिख रहा होगा तुम लोग को। ठीक है, ये उसी में अंदर रहेगा, इसके कमर तक, हमेशा इतना कमर तक जो होगा ना वो नील रहेगा। ठीक, इतने कमर तक उसके पास नील रहेगा, और वो क्या करेगा, उसी में वो पैडल जो होगा चलाते रहेगा, नील को बार बार घुमाते रहेगा अच्छे तरीके से। ठीक ना, और उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे नील का कलर वो जो होगा, अभी जो इंडिगो है वो कलर जो होगा पहले उसका ग्रीन होगा, और ग्रीन के बाद उसका कलर कैसा होगा, ब्लू। ग्रीन के बाद उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ब्लू मेरा कलर हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसमें लाइम यानी कि चूना पत्थर मिला दिया जाएगा वैट में, और धीरे धीरे क्या होगा कि उसको निकाला जाएगा। तो अब वो सूखे हुए निकलेंगे, मड की तरह निकलेंगे, थोड़े से कठोर हो जाएंगे, मड की तरह निकलेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसको सुखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है, ये सुखाने के लिए लेकर जा रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ये सर पे लेकर जा रहा है सुखाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं बोल रहे हो? कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ? नहीं ना, सुखाने के लिए लेकर जा रहा है। अब ये सुखा देगा जब, तो उसके बाद यहाँ पे दो आदमी आपको दिख रहे होंगे, ये जो दो आदमी क्या करेंगे, ये जो दो पर्सन है, ये उसके ऊपर मुहर लगाएंगे, मोहर, ये इसके ऊपर मोहर लगाएंगे, और उसके बाद ये मार्केट का आइटम बन गया। अब ये मार्केट में सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे बनता था नील? सबसे पहले कटाई होगी, फिर उसको धोया जाएगा, धोने के बाद उसको एक बड़े गड्ढे में डाला जाएगा, जहाँ पे उसको बॉयल किया जाएगा। बॉयल करने के फिर वाटर को जो होगा वो घंटों तक मिक्स किया जाएगा। घंटों तक मिक्स करने के बाद उसमें जो होगा डाल दिया जाएगा चूना पत्थर, चूना मिला दिया जाएगा, और फिर वो जब थोड़ा मडी हो जाएगा तो उसको सुखाया जाएगा, और जब पूरा का पूरा वो सूख जाएगा तो उसके ऊपर मुहर मारकर वही बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो वैट क्या है? एक वैट है, हाँ कपड़ा धोने वाला नहीं है ये वैट क्या है? तो एक फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल है। ये तुम लोग लिख लो, वैट क्या है? अ फर्मेंटिंग और अ स्टोरेज वेसल। वैट जो होगा ये फर्मेंटिंग या स्टोरेज वेसल है। एक बार पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा मुझे। कुछ भी नोट नहीं करना है, बस ये नोट करना है ना श्रीवास्तव, वैट अ फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल, और कुछ नहीं याद करना है। एक लाइन तो यूज ही आपको नोट ही करना है। यू डिड नॉट राइट एवरीथिंग। बहुत
कहूँ तभी इस चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बाबू, तो कहूँ की कोई नीड नहीं बन रही है। फिनिश। अब रुक जाओ, नहीं अभी अभी पढ़ना है हमें। अभी हमने रैयत वाली पढ़ा कहाँ, रैयत वाली अब देख लिया जरा। तो रैयत वाली सिस्टम याद है, ठीक है। अब देखो रैयत सिस्टम, नीच के बाद हम लोग रैयत सिस्टम देखने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ इसी को बोलते हैं अभिराज। अब देखो अंडर द रायती सिस्टम यहाँ पे क्या हो रहा था। तो यहाँ पे जो प्लांटर्स थे वो क्या करते थे, रायत रायत यानी जो जमीन के मालिक होंगे, किसान होंगे, इनके साथ ये एग्रीमेंट करवाते थे, ठीक ना। तो क्या होता था कि इन रायत को खेती करने के लिए कर्ज चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, ठीक समझ में आ रही बात। इनको पैसे चाहिए होंगे, तो ये जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे या बड़े बड़े जमींदार थे, ये लोग क्या करेंगे, इनको कर्ज देंगे ना, तो एक साइन करवाएंगे, और साइन करवाने में कहेंगे क्या कि हम तुमको लोन तो देंगे लेकिन तुमको अपने जमीन के 25% एरिया पे नील उगाना है। समझ रहे हो बात, ठीक है। 25% जो जमीन होगी उसके ऊपर क्या करना है, नील उगाना है, एक तरह से कंडीशन डाल दी। अब ये सारे के सारे नील की खेती करेंगे, जो जो इक्विपमेंट चाहिए होंगे वो तो देंगे, लेकिन खेत की देखभाल करने का काम रायत की है, रायत जो होगी उसकी खेत की देखभाल करेंगे। तब तक कि उसका देखभाल करना तुम्हारा काम है, उसमें वो कुछ हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ खेती करने के लिए जो तुमको सीड चाहिए होगा या जो मशीन चाहिए होगा, टूल चाहिए होगा, वो लेकर आकर देंगे। और फिर क्या होगा कि तुम खेती कर लिए, और खेती करने के बाद जब तुम उसको उसका जो जो 25% पे आपने किया उसको अगर तुमने बेच दिया, तो फिर क्या होगा कि फिर तुमको वो नेक्स्ट के लिए लोन देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, उसके तुमको लोन देंगे, ठीक ना, रायत को फिर जो होगा नेक्स्ट के लिए वो लोन दे देंगे, यानी कि नेक्स्ट खेती के लिए आपको लोन दे देंगे, और फिर वही चीज होगा कि 25% जगह पे आपको खेती करवानी है, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब ये फोर्स क्या करेंगे कि ठीक 25% तो करना है ना, लेकिन प्लांटर्स कहेंगे कि तुमको अपने जमीन का सबसे अच्छा, जहां पे सबसे अधिक उपजाऊ भाग है ना, जहां पे रायत चाहेंगे कि हम उगाए राइस, और यहाँ पे वो कहेंगे कि नहीं राइस नहीं उगाना है तुमको, इस जगह पे क्या उगाना है, तो तुमको इस प्लेस पे उगाना है नील, ठीक है। तो जो बेस्ट यानी कि जो मोस्ट फर्टाइल लैंड होगा उस लैंड प्लांटर्स कहते थे कि तुमको यहाँ पे नील उगाना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि नहीं होगा रायत और प्लांटर्स के बीच में, होगा ना, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो नील होता था, नील का रूट काफी, नीलिको का जो रूट होगा वो काफी लंबा होता था, और वो सॉइल को तुरंत बर्बाद कर देगा, पूरी पूरी फर्टिलिटी जो होगी लूज करा देगा। तो ये जो आपके रायत थे ये चाहते थे कि हम अपने फर्टाइल लैंड पे राइस उगाएं, लेकिन ये कहेंगे नहीं, तुमको प्लांटर्स कहेंगे तुमको अपने मोस्ट फर्टाइल लैंड पे क्या उगाना है, तो इंडिगो उगाना है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, तो क्या होता है, एक रिबेलियन होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लू रिबेलियन। ब्लू रिबेलियन यानी कि नील के विरोध जो होगा, विद्रोह हो गया, ठीक है। नील जो होगा, नील की क्रांति इसको बोलते हैं, वो क्रांति हो गई, ठीक। यहां तक समझ चुके तुम लोग रायत के साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है। अब लास्ट टॉपिक हम लोग का नील विद्रोह, ब्लू रिबेलियन इसको बोलते हैं हम लोग। तो 1859 में थाउजेंड्स ऑफ जो राइट्स थे उन्होंने बंगाल के जो थे उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात। इस रायत ने ये भी कह दिया कि हम तुमको पैसा भी नहीं देंगे, जो भी तुम आप रेंट हमसे मांगते हो ना, हाँ जबरदस्ती नहीं लगवाते थे अपर में, तो अब तुम जो पैसा मांगते थे वो भी पैसा हम तुमको देने वाला नहीं है। तो मार्च 1859 में रायत जो होंगे वो रिफ्यूज कर दिए ग्रो करने के इंडिगो को। उसके बाद राइट जो होंगे रिफ्यूज कर दिया कि हम रेंट भी पे नहीं करेंगे प्लांटर्स को। इसके साथ साथ वो जो फैक्ट्रीज होते हैं ना वहां पे तलवार भाले, स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स, इसको लेकर वो लोग बोज एंड एरोस, तीर कमान जो होगा उसको लेकर उन्होंने उसके ऊपर अटैक भी कर दिया। महिलाएं जो थी फीमेल्स, ये भी घर में रुकती नहीं है, ये भी अपने घर से बर्तन वगैरह लेकर सब चले जाती है, पैंस किचन का जो भी इम्प्लीमेंट है सब लेकर चले गए कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी प्लांटर को, ठीक ना। समझ में आ रही बात, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई, क्यों नहीं छोड़ेंगे बताओ।
किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग जबरदस्ती जो होगा फोर्सली खेती करवाते थे नील, और ये लोग नहीं चाहते थे कि हम फोर्सली नील उगाएं, इसलिए उन्होंने अब उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो वहां पे एक आदमी आता था जिसको जो टैक्स कलेक्ट करता था, यानी कि नील वगैरह जो कलेक्ट करता था, वो कहता था गुमास्ता, याद रखना है गुमास्ता, ये पैसा कलेक्ट करने वाला आदमी था, ठीक ना। तो अब ये क्या किए, जो गुमास्ता थे, जो एजेंट थे, इन एजेंट को भी उन्होंने पेंट करना, पीटना शुरू कर दिया। एजेंट बहुत भयंकर से पिटाते थे, ठीक ना, पीटना उन्होंने शुरू कर दिया उन लोगों को कि गुमास्ता जाएंगे नहीं, ठीक है। अब ये लोग डरते नहीं थे कि हम भाई ना तो तुमसे पैसा लेंगे जो रायत करते थे ना, कि प्लांटर्स हम कर्ज लेते हैं, हम तुमसे कर्ज भी नहीं लेंगे, और तुम्हारे जो लठैत होगा उससे हम लोग डरने वाले भी नहीं है, ठीक, डरने वाले भी नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर खेती करेंगे ही नहीं। नहीं नहीं लिखना है, समझ में आ रही ना कौशिक, कहानी समझ में आ रही है ना, बहुत सिंपल सी कहानी है भाई, कहानी समझ में आ रही है ना, ठीक है। कुछ कुछ डेट्स होगा। तो अब देखो 1859 में क्या होता है कि इंडिगो राइट जो होगा वो धीरे धीरे अब क्या होता है कि अब उनको लगता है कि जमींदार वगैरह हेडमैन वगैरह जो होंगे वो भी हमारे साथ है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों जो थे जिनके ऊपर फोर्स किया गया कि लठियाल वगैरह थे, उन सबको लोग पीट पाट भगाते, जमींदार भी इससे खुश नहीं होते। रिजल्ट ये होता है कि धीरे धीरे इंडिगो का जो आउटपुट होता है हमारे कंट्री के अंदर वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, इंडिगो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। कभी भी फोर्स जो भी चीजें होती है ना अचानक नहीं होती, पहले देखा जाता है कि क्या जब तक नहीं सुनते हो तुम लोग कि हाँ इस सब हर चीज का एक लिमिट होता है, तो जब तक लिमिट नहीं होगा तब तक सब कुछ करते रह जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्लियर हो गया। देखो अब इससे हो रहा है 1859 में। अब देखिए 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था ना, 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, पढ़े तुम लोग ना। 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, आगे भी पढ़ने को मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो क्या होता है कि 1857 में रिवोल्ट होने के बाद ना ब्रिटिश सरकार डर गई थी कि अगर हम इंडिगो की खेती और अधिक करवाएंगे ना तो रिवोल्ट और अधिक बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि उस समय के जो गवर्नर होते हैं वो गवर्नर घूमने जाते हैं सर्दियों के मौसम में, ठीक। गवर्नर घूमते हैं और घूमने के बाद क्या होता है कि वो एक ऑर्डर पास कर देते हैं कि अब कोई भी जरूरत नहीं है कि लोग जो होगा वो नील का जो भी आपका अनुबंध है, नील का जो भी एक आपका है आपके साथ जो कंडीशंस डाले गए हैं उसको आप लोग फॉलो करो, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि सरकार हमारी प्रॉब्लम को समझ रही है, ठीक है, सरकार हमारे प्रॉब्लम से समझ रही है। ये जो करने वाले थे वो एस्ले ईडन नाम के आदमी थे। एस्ले ईडन ने ये रूल लगा था 1859 में, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे। उन्होंने कहा कि रायत को जो होंगे अब रायत को कंपेल नहीं किया जाएगा इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए, ठीक। तो लोगों के मन में फैल गया, क्यून बैक्टीरिया जो थी वो कह चुकी हैं कि अब यहाँ पे नील की खेती नहीं होगी, किसी को भी नील की खेती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये ईडन इसलिए कर रहे थे कि वो चाहते थे कि कहीं ये लोग और अधिक गुस्से में फिर कोई नया रिवोल्ट ना कर देते, उस रिवोल्ट को रोकने के लिए ईडन ने बंद किया था। लेकिन बाद में लोगों को ऐसा लगा कि ब्रिटेन गवर्नमेंट जो भी हमारे प्रॉब्लम को समझ रही है, ठीक है। याद रहेगा ना, एस्ले ईडन नहीं याद रहेगा तो ये आपको आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1859 में एस्ले ईडन जो थे उन्होंने एक नोटिस स्टार्ट किया कि राइट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो कलकत्ता वगैरह थे वो लोग आते हैं और आने के बाद इंडिगो प्लांटर्स की जो प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में वो लोग लिखना शुरू करते हैं। बस कहानी इतनी ही है और ये कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा कि महात्मा गांधी जो होगा जब आते हैं तो 1917 में पहुंचते हैं बिहार। बिहार की एक चंपारण नाम का जगह होता था, ठीक है। और इस चंपारण में अभी भी नील की खेती होती थी। तो ये यहाँ पे आते हैं बिहार में और यहाँ पे इंडिगो प्लांटर जो था उसको एकजुट करते हैं
और एग्जिट करने के बाद जो होगा यहाँ पे इंडिगो की खेती जो होगी वो बैन करवाते हैं और उनकी डिमांड को फुलफिल करवाते हैं। ठीक ना, बस ओवर हो गया ये स्टोरी। समझ में आया आप लोग को कहानी? हुआ था इंडिगो रिवोल्ट, उसी को बोलते हैं हम लोग, चंपारण सत्याग्रह है। एटीन 59 वाला पेज, चलो ये भी नोट कर लेना है। हाँ फिनिश्ड बाबू, चैप्टर फिनिश्ड, खत्म हो गया। अब किसी के बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा तो आप क्या करोगे कि आप मुझसे कंसल्ट करके और फ्राइडे को या फिर आज भी अगर आप चाहो तो आज भी आप आफ्टर 6 o'clock अगर आप चाहो तो आप कोचिंग में आ सकते हो, ठीक है, और आप हमसे मिल सकते हो, ठीक ना। किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप आ सकते हो। पूर्णिमा जिस नंबर से मैं लिंक सेंड करता हूँ ना उस पर आप सेंड करना। ओके पूर्णिमा, मुझे मिला नहीं है, तुम दूसरे नंबर पे सेंड किया होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे मिल लीजिएगा। हाँ 6 o'clock के बाद बाबू अभिराज, मतलब कि उसके पहले तुम लोग को चले आना है। 6 o'clock तक क्लास चलता है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, ठीक है, और आपसे मिल लूंगा। उसके पहले आप आ जाओगे। ये समृद्ध हम अपलोड कर देंगे, आज अपलोड हो जाएगा। यस, इट इज आल्सो नोन एज इंडिगो रिबेलियन। ब्लू रिबेलियन को इंडिगो रिबेलियन भी कहते हैं, नील विद्रोह। हाँ बिल्कुल अपलोड होगा, बिल्कुल अपलोड होगा पायल। सैटरडे नहीं, आज आप आ सकते हो, आज भी आ सकते हो, कल भी आ सकते हो, फ्राइडे तक आ सकते हो अनुपम। थर्सडे एंड फ्राइडे आप किसी भी दिन आ सकते हो आफ्टर 6 o'clock। मुझसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। आप आज भी आना हो। अनुपम तुम्हें कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी ना? हाँ ठीक है अभिराज, मिल लीजिएगा मुझसे, मैं आपको समझा दूंगा। ओपीएम ओपीएम की खेती होती थी कंट्री के अंदर। ठीक, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगी एक बार मुझसे आकर मिल लीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो। होमवर्क है, आप इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे अपने अपने बुक से सभी। सोन अमृत, ओके देन बाय बाय एवरीवन।